हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का वीकली टेस्ट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगला वीकली टेस्ट आप लोगों का 9 अक्टूबर 2023 को है। साइंस का वीकली टेस्ट है और इस बार आप लोगों का जो क्वेश्चन पैटर्न है उसमें बदलाव किया गया है। पिछले बार 16 MCQ क्वेश्चन पूछा जाता था आप लोगों से, लेकिन इस बार 16 क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि MCQ, और 6 क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव, 2-3 लाइन जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा। 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन 2 नंबरी होगा, 2 क्वेश्चन 3 नंबरी होगा और 2 क्वेश्चन 5 नंबरी पूछा जाएगा। इस बार जो टेस्ट होगा देखिए 9 अक्टूबर साइंस का, उसमें विद्युत धारा और परिपथ, केमिस्ट्री में देखिए क्षारक लवण और बायोलॉजी में जीव जनन कैसे करते हैं। ये टोटल लगभग 3 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 12th चैप्टर विद्युत का MCQ क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनल एग्जाम के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इसे आप याद कर लीजिएगा। तो विद्युत का SI मात्रक वोल्ट है या ओम है, कूलम है या एम्पियर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कूलम है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, विद्युत धारा का SI मात्रक। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट होगा, ओम होगा, कूलम होगा, एम्पियर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, एम्पियर। देखिए विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए आगे, विभव का SI मात्रक पूछा है। विभव का SI मात्रक वोल्ट होगा, ओम होगा, कूलम होगा या एम्पियर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वोल्ट होगा। तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है और SI मात्रक भी अलग अलग है, याद कर लीजिएगा सबका। फिर देखिए नेक्स्ट, विभवांतर का SI मात्रक क्या है। वोल्ट है, ओम है, कूलम है या एम्पियर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वोल्ट। विभव और विभवांतर का SI मात्रक है वोल्ट। फिर देखिए नेक्स्ट, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। वोल्ट है, ओम है, कूलम है, एम्पियर है। तो प्रतिरोध का ओम SI मात्रक होता है, इसको भी आपको याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। पहला ऑप्शन है पर ओम पर मीटर, दूसरा ऑप्शन है पर ओम मीटर, तीसरा ऑप्शन है ओम पर मीटर, चौथा ऑप्शन है ओम मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ओम मीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है। जूल है, वाट है, कूलम है, ओम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वाट है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा, वाट घंटा, वाट या जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, किलोवाट घंटा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, किलोवाट घंटा यानी कि kWh किस राशि का मात्रक है। तो सेम 8 नंबर का ऑपोजिट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है विद्युत शक्ति, तीसरा विद्युत धारा, चौथा प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विद्युत ऊर्जा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं या गैल्वेनोमीटर कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षारक से भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिया है क्षारक से। देखिए, निम्न में से कौन प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक यानी कि स्ट्रोंग क्षारक को बताना है। NaOH, MgOH2, HCl, तीसरा ऑप्शन है CaOH2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, निम्न में से कौन दुर्बल क्षारक है। NaOH, MgOH2, KOH, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, MgOH2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, हम लोग देखिए 8 चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले हम लोग MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, जनन की मूल घटना क्या है। जनन की मूल घटना क्या है। युग्मक का बनना, युग्मनज का बनना, DNA की प्रतिकृति बनना, भ्रूण का बनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, DNA की प्रतिकृति बनना, DNA का डुप्लीकेट कॉपी या कार्बन कॉपी बनना। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 2 नंबर, किसी समष्टि यानी कि जीव के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन
प्रक्रिया आवश्यक है? पोषण, श्वसन, जनन, नियंत्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जनन। जनन से एक जीव दूसरे जीव को जन्म देते हैं, यानी कि 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से फिर 4 हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे जीवों का यहाँ पर जनन हो जाता है और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। देखिए अगला तीसरा नंबर, जब डीएनए की नई प्रतिकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती है तब। देखिए कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, नई प्रतिकृति नष्ट हो जाती है, कोशिका मर जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कोशिका मर जाती है। जब डीएनए बनेगा ही नहीं तो नया सेल नहीं बनेगा, नया सेल नहीं बनेगा तो कोशिका जो रहेगा वो मर ही जाएगा। अगला बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। अनुवांशिक गुणों का संदेश कहाँ होता है? डीएनए अणुओं में, जीव द्रव्य में, तंत्रिका में, मस्तिष्क में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, डीएनए में। मैंने आप लोगों को एक जब जीव जन्म कैसे करते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर रहा था, उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से इसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन, बीजाणु जनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मुकुलन। इसको भी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें होता है? अमीबा में, यीस्ट में, या प्लाज्मोडियम में, या लेशमानिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यीस्ट में। यीस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर 7 नंबर, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? अमीबा में, हाइड्रा में, स्पाइरोगाइरा में, या म्यूकस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हाइड्रा में। इस चैप्टर का मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन कर दिया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देखिएगा उस वीडियो को, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए 8 नंबर, यीस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है? मुकुलन, विखंडन, खंडन, बीजाणु समासंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मुकुलन द्वारा। यीस्ट मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करती है। ये क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया है यहाँ पर, देखिए। अगला बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 9 नंबर, एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? मुकुलन, बहुखंडन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बहुखंडन। इस चीज़ को भी मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है चैप्टर 8 का एक्सप्लेनेशन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए अगला 10 नंबर, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, या द्विखंडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, द्विखंडन। एक अमीबा है इस तरीके से, तो यहाँ से फिर आपको 2 अमीबा देखने को मिलेगा। द्विखंडन विधि से अमीबा जनन करता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? शुक्राशय में, शुक्राणु वाहिनी में, वृषण में, या प्रोस्टेट ग्रंथि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वृषण में। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मनुष्य में निषेचन कब होता है? ऋतुस्राव के समय, या 16वें 18वें दिन, 21वें दिन, कभी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 16वें से 18वें दिन। जब ऋतुस्राव शुरू होता है उससे 16 से 18 दिन, 16वें से 18वें दिन के बीच काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है फर्टिलाइजेशन का, निषेचन का। अब बढ़ते हैं अगला 40 नंबर, एक स्वस्थ स्त्री में मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? 20 दिनों का, 25 दिनों का, 28 दिनों का, 30 दिनों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 28 दिनों का। इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से टोटल 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे ताकि ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके और आपसे टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, विद्युत धारा को परिभाषित करें, इसका एसआई मात्रक लिखें। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, अर्थात एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को इंग्लिश में आई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है I = Q/T और इसका एसआई मात्रक एम्पियर है, जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं।
तो ऐसे ही मात्रक इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन है चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक को उदाहरण सहित समझाएं। तो आप लोगों का एग्जाम में बस चालक भी आ सकता है या अचालक भी आ सकता है, अर्धचालक या अतिचालक, या ये चारों में से चारों भी पूछा जा सकता है। तो अच्छी तरीके से आप इस टर्म को याद कर लीजिएगा। देखिए चालक किसे कहते हैं? जिस पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं, जैसे तांबा, चांदी, ग्रेफाइट, लवणों का जलीय विलयन इत्यादि, जिसमें करंट फ्लो होता है, करंट मारता है, उसको बोलते हैं चालक। फिर देखिए अचालक, जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उन्हें विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, और विद्युत रोधी पदार्थ को ही अचालक कहते हैं, जैसे रबर, कांच, प्लास्टिक, पोर्सिलेन इत्यादि। तो वैसे पदार्थ जिन पर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक कहते हैं, या विद्युत का कुचालक कहते हैं, या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। देखिए अगला है अर्धचालक, वैसे पदार्थ जिसमें सामान्य ताप पर कुछ मुक्त हाइड्रोजन होते हैं, कम विद्युत चालकता होने के कारण इस तरह के पदार्थों से होकर कुछ विद्युत प्रवाहित होती है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। ये सभी सेमीकंडक्टर है। अर्धचालक, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला अतिचालक, वैसे पदार्थ जिनमें अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत का गमन होता है अतिचालक कहलाता है, जैसे सीसा, जिंक। कम ताप पर भी यहाँ पर अच्छी तरीके से विद्युत का फ्लो हो सकता है, करंट का फ्लो हो सकता है, जैसे सीसा और जिंक। तो ये सभी टर्म को आप एग्जाम्पल के साथ याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। यदि परिपथ के किसी बिंदु से प्रति सेकेंड 1 कूलम आवेश संचरित हो रहा हो तो उस धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1c/1 सेकेंड। इसको आपको याद कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं याद कर लीजिएगा। देखिए सेल, विद्युत बल्ब, एमीटर एवं स्विच को दर्शाते हुए एक विद्युत परिपथ का आरेख बनाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। और यहाँ पर विद्युत सेल, बल्ब, एम्पियर, स्विच को दर्शाते हुए परिपथ बनाना है। तो यहाँ पर जो परिपथ आप देख रहे हैं इसी को आपको सेम टू सेम बना लेना है। ये आपका सेल का सिंबल है, यहाँ पर धारा प्रवाहित तो हो रहा है, और इधर देखिए ये स्विच है, यहाँ पर एम्पियर लगा हुआ है मेजरमेंट करने के लिए, और यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है। इस तरीके से आपको बनाना है और नीचे विद्युत परिपथ भी लिखना है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्यूज क्या है? फ्यूज क्या है, इसकी क्या विशेषता है? तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति है। यह ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और उसकी गलनांक बहुत कम होता है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए तो इसका अगला विशेषता, यह विद्युत परिपथ को अतिभारण एवं लघुपथन के कारण नष्ट होने से बचाता है। इसे आप याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन को देख लीजिए। आंसर तो आप अपने से भी लिख सकते हैं, अपना स्कूल का जो नोट्स है उससे भी लिख सकते हैं, अपने से आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। देखिए द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, दोनों में अंतर बताना है। देखिए द्विखंडन और बहुखंडन में भिन्नता, एक साइड आपको द्विखंडन लिखना है, दूसरी साइड बहुखंडन लिखना है, बीच में लाइन खींच देना है। द्विखंडन में देखिए पहला नंबर, द्विखंडन में पहला नंबर, इस विधि में एक कोशिका 2 अनुजात कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित होती है। एक कोशिका है 2 कोशिका में विभाजित हो जाएगा। फिर देखिए बहुखंडन, इसमें एक कोशिका बहुत सी कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित होती है। इसको मेरे को नहीं लिखना है, समान रूप से विभाजित होती है। एक कोशिका जैसे प्लाज्मोडियम, इसके अंदर बहुत सारा कोशिका बन जाएगा, उसके बाद ये ब्लास्ट करेगा, उसके बाद बहुत सारा प्लाज्मोडियम अंदर से असंख्य रूप में बाहर निकलेगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड द्विखंडन में, यह सामान्य परिस्थितियों में होता है। फिर देखिए बहुखंडन में बी नंबर, यह विषम परिस्थितियों के उपरांत होता है। मेरे को नहीं लिखना है, यह विषम परिस्थितियों के उपरांत होता है। वहीं पर देखिए अगला द्विखंडन में तीसरा नंबर, यह एक तल में होता है। और बहुखंडन देखिए यह विभिन्न तलों में होता है।
इसको आप लिख लीजिए या आपके पास नोट है तो याद कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। रजोनिवृत्ति किसे कहते हैं? महिलाओं में इसकी उम्र क्या है? इसका उत्तर देखिए, मानव मादा के जनन काल की उत्तरावस्था में जब रजोधर्म या ऋतुस्राव चक्र बंद हो जाता है, रजोनिवृत्ति कहलाती है। जब रजोधर्म या ऋतुस्राव बंद हो जाता है उसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति। स्त्रियों में प्रायः 50 वर्ष की आयु में यह अवस्था आती है। तो इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। अगला बढ़ते हैं हम लोग। आज का अगला क्वेश्चन है, निषेचन की परिभाषा लिखें। निषेचन किसे कहते हैं? देखिए, तो इसका उत्तर, नर और मादा युग्मकों का संयुक्त होकर युग्मनज का निर्माण करना निषेचन कहलाता है। नर और मादा के युग्मकों का आपस में मिलना ही निषेचन कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। रजोनिवृत्ति क्या है? जब ऋतुस्राव बंद हो जाता है लगभग 50 वर्ष की उम्र में, इसको रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जो आप लोगों से 9 अक्टूबर 2023 को पूछा जाएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा ताकि आपका टेस्ट अच्छे से जाए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि टेस्ट से एक दिन पहले मैं आप लोगों के लिए और एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका टेस्ट में मैच करेगा। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो के लाभ हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।